थोड़ा नीचे आ रहा। सिया भूया आयो बाबा पचबालारिन ओलगदन मानदन नामेनंदन औरमारिन मुंजरानंदन जोहार। आज का विषय विद्यमान विधि एग्जिस्टिंग लॉ है। संविधान के अनुच्छेद 19 1953 53 खंड 3 उपखंड का 154 154 का क्लोज 2 सब क्लोज का ए माने खंड 2 उपखंड का 135 135 305 305 और 366 खंड 10 366 क्लोज 10 में विद्यमान विधि शब्द है और 366 क्लोज 366 का खंड 10 में विद्यमान विधि की परिभाषा है। विद्यमान विधि की परिभाषा विद्यमान विधि से ऐसी विधि अध्यादेश आदेश उपविधि नियम व विनियम अभिप्रेत हैं जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि अध्यादेश आदेश उपविधि नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाले किसी विधानमंडल अधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एग्जिस्टिंग लॉ मीन्स एनी लॉ ऑर्डिनेशन ऑर्डर बाय लॉ रूल और रेगुलेशन पास्ड or made before the commencement of this constitution by any legislature authority or person having power to make such a law ordinance order bylaw rule or regulation। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 244 1 को 5वीं अनुसूची से जोड़ा गया है। 5वीं अनुसूची 244 खंड 1 में बोलता है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 5वीं अनुसूची के उपबंध किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। यहाँ होंगे शब्द है क्योंकि संविधान लिखा जा रहा था, यही 5वीं अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस अनुच्छेद के उपबंध के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है। संविधान लिखा गया, वहाँ है लिखा हुआ है। ये 5वीं अनुसूची का पैराग्राफ 2 से लिया गया है। आगे 26 जनवरी को भारत का राजपत्र असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राधिकारी से प्रकाशित विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग अधिसूचना संविधान आदेश संख्या 9 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया
जाता है। राष्ट्रपति भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6 उप पैरा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यों के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचना जारी करते हैं। अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 का खंड 1 से लिया हुआ है। राष्ट्रपति को शक्ति मिलता है। यह भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुच्छेद 91 और 92 है। मैंने 5वीं अनुसूची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अनुच्छेद 91 और 92 से लिया गया है। अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सन 1935 का है, 1935। और आगे 5वीं अनुसूची में अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 92 को पहले और 91 को पीछे जगह दिया गया है। 5वीं अनुसूची में पहले 92 को और बाद में 91 को जगह दिया गया है। कुछ शब्दों जैसे हिज माजेस्टी के जगह में दी प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति है और शब्दों का खेल है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था वही चीज़ थोड़ा सा इधर उधर करके 5वीं अनुसूची में बैठाया गया है। अनुच्छेद 91 तो वर्ड रिप्लेस्ड को छोड़कर वही पंक्तियां हैं। इसमें हिज माजेस्टी के जगह में प्रेसिडेंट है। अब इनको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और संविधान से जोड़ेंगे। पहले इंग्लिश में एकदम एक पैराग्राफ छोड़ करके सब वहीं से लिया हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर है। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, excluded areas and partially excluded areas. In this act, the expression excluded areas and partially excluded areas means respectively such areas as His Majesty may by order in council declare to be excluded area or partially excluded area. His Majesty may at any time by order in council direct that the whole or any specified parts of excluded area shall become part of a partially excluded area. Direct that the whole or any specified part of a partially excluded area shall cease to be a partially excluded area or part of such an area. Alter, but only by rectification of boundaries
एनी एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, ये 6वीं अनुसूची का बी में है। और डी में ऑन एनी अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अ प्रोविंस और द क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोविंस, declare any territory not previously included in any province to be or to form part of an excluded area or partially excluded area, and any such order may contain such incidental and consequential provisions as appear to His Majesty to be necessary and proper, but save as aforesaid, the order in council made under subsection 1 of this section shall not be varied by any subsequent order। एक बार जो अनुसूचित क्षेत्र घोषणा होती है वो कभी वो डिशेड्यूल नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा। इसी का ट्रांसलेटेड हिंदी में जो संविधान में है वो भी पढ़ आपको सुना देते हैं। अनुसूचित क्षेत्र, इस संविधान में अनुसूचित क्षेत्र पद से ऐसी क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें। राष्ट्रपति भी समय आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई भी निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा। किसी राज्य का काम है डबल का, किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से करके पश्चात बढ़ा सकेगा। खा में है किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं या परिशोधन करके ही परिवर्तन कर सकेगा। गा में है किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नए राज्य को प्रवेश पर या नए राज्य की स्थापना पर ऐसी किसी क्षेत्र को जो पहले से ही किसी राज्य से संबंधित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र का उसका भाग घोषित कर सकेगा। घा में है किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन रहते हुए आदेश या आदेशों को विखंडित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे पुनः परिभाषित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा। मैंने यहाँ झारखंड में 207 में फिर नोटिफिकेशन करना पड़ा। वो 6वीं अनुसूची का पारा 2 और इसी खंड घा के अनुसार पुनः परिनिश्चित करने के लिए नए आदेश जारी किया गया, जिसमें 12 जिलों और कुछ ब्लॉक्स का नोटिफिकेशन अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में किया गया है, भी निर्दिष्ट किया गया है। इसका अंतिम पैराग्राफ है, ऐसे किसी आदेश में ऐसी आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हो, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवा इस पैरा के उपपैरा 1 के अधीन किए गए आदेश में
किसी पश्चातवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे कल बोला कि झारखंड राज्य के भीतर पूर्वी सिंहभूम को डीशिड्यूल करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में आवेदन डाला गया था। उसको इसी ग्राउंड में उसका जजमेंट आया कि एक बार जो अनुसूचित क्षेत्र घोषणा हुआ और उसको पीछे में डीशिड्यूल नहीं कर सकेगा। अब हम पांचवी अनुसूची का पैराग्राफ 5 या भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लेते हैं। इसमें पहला लाइन है, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ अ प्रोविंस एक्सटेंड्स टू एक्सक्लूडेड एरिया एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज देयर इन। मैंने यही दो लाइन को पांचवी अनुसूची का पैराग्राफ 2 में लिया गया है। पैराग्राफ 2 में इसी को पांचवी अनुसूची का पैराग्राफ 2 में यही चीज है। यहाँ क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का अनुच्छेद 92 का पहला लाइन ही है कि विद्यमान विधि अधिरोपित अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। लेकिन यहाँ 100% अभी जो झारखंड में या कहीं भी किसी भी राज्य में, जैसे झारखंड में 26% या 20% आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में और छत्तीसगढ़ में 32% सरकारी नौकरियों में अनुसूचित क्षेत्रों में भी यही लागू किया गया। लेकिन इससे ये पैराग्राफ 2 से ये कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों में सिर्फ आदिवासी रहेंगे, इसलिए 100 में 100% आदिवासी ही रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा बोलना प्रासंगिक लगता है कि अनुसूचित क्षेत्रों को भी बार बार छोटे जिलों में बांटा गया, छोटा छोटा, जैसे रांची को लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी किया गया। यहाँ फिर वही तिगड़म लगाया गया कि हमको 26% मिला और वो लोग 74% घुसे, लेकिन हमको तो 100 में 100 एकदम इसके अनुसार जो संविधान में प्रावधान है, इससे 100% हमको जॉब मिला है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी सुकमा हुआ, बीजापुर हुआ, नारायणपुर हुआ, कांकेर हुआ, इसमें भी भाग करके फिर वैसे ही वो लोग 68 तो हमारे आदमी को 32 रखा गया। इसका क्लियरली है कि हमारा ही आदमी नीचे दर्जे से ऊपर दर्जे तक रहेगा। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 में यही है। अब आगे एक एक लाइन देखते हैं क्या लिखता है। Notwithstanding anything in this act, no act of the federal legislature माने
भारत के संदर्भ में संसद और ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर माने राज्यों की विधानमंडलें शल अप्लाई टू अनएक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। इसलिए जब हम पहली पैराग्राफ को भी जोड़ते हैं अनुच्छेद 154 से, तो एग्जीक्यूटिव पावर उस राज्य के राज्यपाल को भी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर कार्यपालिका शक्ति माने एग्जीक्यूटिव पावर, किसी भी नियम को लागू कराने का पावर उसको नहीं है। वैसे ही राज्य के विधानमंडल को भी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि बनाने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार नहीं है, वो लागू नहीं होता है, तो अधिकार भी नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया जा रहा है। इसके बाद में जितना भी 5वीं अनुसूची में शब्द हैं, ये राज्यपाल को दिया हुआ 5वीं अनुसूची का पैराग्राफ 5 में बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि इस संविधान के किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि सांसद का या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा, अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो इस अधिसूचना में भी निर्दिष्ट करे और इस उपपैरा के अधीन दिया गया कोई निर्देश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो। यहाँ पर फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। एक तो अनुसूचित जनजाति के लोग अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर भी हैं, उनके लिए लागू होगा नहीं होगा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए तो उस राज्य के राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है और वैसा ही उस राज्य के विधानमंडल को भी अधिकार नहीं है। इसलिए 154 और 162 को फिर आगे में आएंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसका किया जाएगा। आगे है कि राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए भी नियम बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्रों पर है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पैराग्राफ 2 में है, द गवर्नर में मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ एनी एरिया इन अ प्रोविंस विच इज फॉर द टाइम बीइंग अनएक्सक्लूडेड एरिया। संविधान लागू होने के बाद एक्सक्लूडेड एरिया अनुसूचित क्षेत्र हो गया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। ये साबित करने की कोशिश है कि विद्यमान विधि भारत शासन अधिनियम 1935 ही का रूपांतरण है, जस्ट उसको बदला गया है। और इसके बाद जितने भी इसमें हैं, ये उस राज्य के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं होते हुए भी संविधान में लाया गया है। और संविधान में यही है कि
ये बोलता है कि रेगुलेशन मेड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सबमिटेड forthwith to the Governor General and until ascended to by him in his discretion shall have no effect. इसको भी ये पांचवी अनुसूची का 4 में यही है कि इस पारा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। माने राज्यपाल को, गवर्नर को पावर नहीं है, लेकिन ये जस्ट प्रोविजन रखा हुआ है, क्योंकि ये सभी चीज़ों को 154 और खंड 2 का उपखंड खंडन कर देता है। इसलिए मेरा यही है कि ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 को ही 5वीं अनुसूची में जगह दिया गया, हूबहू या कुछ शब्दों को परिवर्तन करके, जैसे फेडरल लेजिस्लेचर को सांसद, प्रोविंशियल को राज्य विधानमंडल, हिज माजेस्टी को राष्ट्रपति, ऐसे शब्दों का केवल हेरा फेरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 5वीं अनुसूची को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जोड़ने का क्रम या काम हो गया। अब इसके आगे जाते हैं। अनुच्छेद 154 में यही है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। लेकिन खंड 2 बोलता है, इस अनुच्छेद की कोई बात इन बातों को होते हुए, ऐसे लिखा है कि उस पर कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, लेकिन इसका खंडन करता है किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझे जाएगी। माने विधि का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उसका एग्जीक्यूट करने का पावर शक्ति सिर्फ आदिवासियों में ही है। वो भी अपने ग्राम, राजस्व ग्राम से शुरू होकर के जितने एरिया अफेक्टेड हैं उतने एरिया मिल करके जो प्रशासन व्यवस्था या नियम व्यवस्था भी वही तय करेंगे। इसलिए राज्यपाल को पावर नहीं दिया गया है। विद्यमान विधि जो 26 जनवरी 1950 संविधान प्रारंभ के पहले की विधि में उसको पावर नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं दिया गया। इसको फिर आगे 162 अनुच्छेद 162 से जोड़ते हैं, माने राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर, माने सब्जेक्ट्स पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उस राज्य की विधानमंडल को कोई विधि बनाने का अधिकार नहीं है।
हम लोग हाल ही में बहुत सारे जीएसटी हुए कि झारखंड में लैंड बैंक, ये किसी को अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि बनाने का अधिकार 162 से नहीं है, और विधि बनेगा भी तो उसको राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तब दिल्ली भेजेगा, राष्ट्रपति राज्यपाल सिग्नेचर करके तब राष्ट्रपति उसको अनुमोदन करेगा, तब विधि बनाएगी। लेकिन ये दोनों का पोजीशन हम विद्यमान विधि में क्या है वो समझिए। इसको आगे जाते हैं 53 अनुच्छेद 153 में है कि 53 में बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। माने राष्ट्रपति स्वयं नहीं करते हैं, उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करते हैं। यदि देश में इमरजेंसी हुआ तो राष्ट्रपति के हाथ में शासन जाता है, फिर भी माफ कीजिएगा, उसके अधीनस्थ अधिकारी ही काम करते हैं। वैसे ही राज्यों में भी इमरजेंसी होगा तो राज्यपाल का एक्टिव रोल होता है, लेकिन उसके अधीनस्थ अधिकारी ही करते हैं। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को भी क्या बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी बोलता है। लेकिन ऐसा होते भी खंड 3 उपखंड का में बोलता है किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत राष्ट्रपति को अंतरित माने ट्रांसफर करने वाली नहीं समझे जाएगी। माने राष्ट्रपति को भी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर प्रशासन करने का एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति नहीं है। अब आगे 73 में जाते हैं, जहां सांसद को पूरा देश के लिए विधि बनाने की शक्ति है। वो भी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विधि नहीं बना सकती है। इसलिए ये हम 162 और 162 को 73 से अनुच्छेद 19 उपखंड 6 खंड 6 उपखंड 2 से जोड़ते हैं। माने राज्य की विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति और संघ के सांसद को विधि बनाने की शक्ति, ये दोनों 305 अनुच्छेद में जहां विद्यमान विधि अधिरोपित है, ना देश के सांसद को और ना ही राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, शेड्यूल्ड एरिया के लिए विधि बनाने का उनको शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। 5वीं अनुसूची में ये विशेष ध्यान दीजिएगा, 5वीं अनुसूची में जनजाति सलाहकार परिषद माने टीएसी भारत शासन अधिनियम 1935 में अतिथि है। ये विद्यमान विधि से लिया हुआ नहीं है। जो जनजाति सलाहकार परिषद टीएसी भारत शासन अधिनियम से लिया हुआ नहीं है। और राज्यपाल अनुच्छेद 154 में कैद हैं, माने उनको फिर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर कार्यपालिका शक्ति माने एग्जीक्यूटिव पावर उसको नहीं ट्रांसफर किया गया है। अब आगे देखते हैं,
भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अनुच्छेद 395 395 से निरसन किया मैंने भारत शासन अधिनियम को 395 से रिपील किया गया। मैंने भारत शासन अधिनियम को खत्म कर दिया गया 395 अनुच्छेद के अनुसार। लेकिन फिर यही बोलता है तथा अनुच्छेद 147 से भारत शासन अधिनियम 1935 की प्राण की रक्षा की गई है। मैंने उसको रिपील तो कर दिया, लेकिन फिर भी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अनुच्छेद 147 में रखा गया। 147 में क्या है? इंटरप्रिटेशन इन दिस चैप्टर and in chapter 5 of the act of part 6 references to any substantial question of law as to the interpretation of this constitution shall be construed as including reference to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act 1935। माने 1935 को कोई प्रश्न उठेगा, जैसे अभी का बात है कि लोग 5वीं अनुसूची विद्यमान विधि को समझने लगे हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों में अपने अधिकारों को इम्पोज कर रहे हैं। तो नेचुरली बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो रह गए वहाँ गैर आदिवासी, भारत के साधारण जनता, भारत के अनुसूचित जनजातियों, असाधारण जनता के अनुसूचित क्षेत्रों में, शेड्यूल्ड एरिया में रह गए, उनको इस संविधान के अनुसार उन क्षेत्रों को छोड़ना है। तो क्वेश्चन तो अराइज करेगा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, या उसको बोलेंगे कि निर्वचन में इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमित है अथवा किसी साफ परिषद आदेश या उनके अधीन बनाए गए किसी आदेश का अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देश हैं। माने ये क्वेश्चन फिर उठेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आर्टिकल 91, 92 जो संविधान में 5वीं अनुसूची 92 है और 6वीं अनुसूची 91 है, उसका रेफरेंस लिया जाएगा और उसमें क्या लिखा है, क्या उसमें उस समय एक्सक्लूडेड एरिया था या नहीं था, वो डिटरमाइंड होगा। इसलिए ये बड़ी बात है, गौर करने वाली बात है। आगे इस 5वीं अनुसूची प्रशासन और नियंत्रण उपबंध को मूल अधिकारों से जोड़ा गया है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 12, 13 भी है, 12 में 13 भी है,
लेकिन खासकर 14 से लेकर के 31 तक, माने 14 से 31 तक, ये मूल अधिकारों में से हैं और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक भी मूल अधिकारों में ही हैं, लेकिन 36 से 51, खास करके 38 से 51 में जो भारत के नागरिकों के साथ, माने साधारण जनता के साथ, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी, आदिवासियों के लिए जो भी प्रावधान रखे हैं, जैसे स्कॉलरशिप हुआ, विधवा पेंशन हुआ, ओल्ड एज पेंशन हुआ, ये सब सभी चीज़ें रखी गई हैं, ये भी मूलभूत अधिकारों में से हैं, लेकिन इनको राज्य के उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से अनुच्छेद 226, आर्टिकल 256 और सुप्रीम कोर्ट में 32 के अधीन यदि कोई मामला दर्ज होता है तो 14 से 31 तक का मूल अधिकारों को ही ये दिलाने का काम करेगा। उनको नहीं मिलता है तो उनको देने के लिए सरकार को बाध्य करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं माने मंडमुस, माने आज्ञा देगा उनको, तो इसको तुम अनुपालन करो। लेकिन 38 से लेकर के 50 तक का को कोर्ट से नहीं करा सकते हैं, ये राज्य का प्रिंसिपल है, उसका अधीन में है, वो क्या करेगा। लेकिन हमको जो विद्यमान विधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आर्टिकल 91, 92, 91, 92 से अनुच्छेद 19 से 22 तक जोड़ा गया है कि इसमें 19 में बोलता है वाक स्वतंत्र, अधिकारों का संरक्षण, माने जहां विद्यमान विधि अधिरोपित है अनुसूचित क्षेत्रों में, भारत के राज्य क्षेत्र यानी नागरिकों को अनुच्छेद 19 खंड 1 का, उसमें जो अधिकारों का वर्णन है, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का, संगम या संगठन बनाने का, अनुसूचित क्षेत्र में घूमने, सर्वत्र घूमने, निवास करने, बसने और नौकरी करने का अधिकार नहीं है, इसका संरक्षण है। और बात भी नहीं कर सकते, नौकरी करने की तो बात दूर ही रही। इसी को हम अनुच्छेद 244 खंड 1 5वीं अनुसूची पारा का 5वीं अनुसूची का पारा 2 से जोड़ देते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों में हर चीज, हर वस्तु, हर सेवा का 100% अधिकार अनुसूचित जनजातियों को है। और 20 में बोलता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, माने जो भी अभी का सिस्टम में आज के दिन किसी भी आदिवासी को नक्सल, उग्रवादी, देशद्रोही, नियम भंग करने या कोई भी अपराध करने के लिए उस इलाके में केस दर्ज, मामला दर्ज होता है तो उस मामले का नोटिस, वारंट देने के लिए कौन से अधिकारी जाते हैं? 5वीं अनुसूची उपबंध के अधीन रहते हुए अनुसूचित जनजाति के लोग जाते हैं, या 154
जिनमें राज्यपाल को कार्यपालिका शक्ति निहित है और इस संविधान के अनुसार वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, तो यहाँ अभी तक उसके अधिकारी ही सर्व करने जाते हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, पत्थलगड़ी हो या बस्तर में भूमि बचाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, तो उन पर यदि केस वो लोग करते हैं, केस तो पहला बात बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन केस भी करते हैं तो वारंट इशू करने के लिए राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी जाते हैं, चाहे वो प्यून ही क्यों ना हो, तो जाते हैं नोटिस थमाने के लिए। लेकिन ये तो इस संविधान के अनुसार नहीं है। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आदिवासियों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में खुद आदिवासी ही अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर हैं उनको भी राज्य की सरकार और संघ की सरकार का कर्तव्य है उनको उनके प्राण की संरक्षण करे, स्वतंत्रता की रक्षा करे। लेकिन अक्सर देखा जाता है अनुसूचित जनजातियों को वही उग्रवादी या नक्सल का तगमा देख करके देशद्रोह घोषित किया जाता है, देश के विरुद्ध काम करने का दोष मढ़ा जाता है, क्योंकि ये बाहर तो मढ़ा जाता है, अनुसूचित क्षेत्रों में भी, यहाँ बस्तर में बोलेंगे, झारखंड में बोलेंगे और दूसरा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सभी जगह, आंध्रा, तेलंगाना, इसमें सभी एक ही किस्म का हो रहा है। हम लोग को अनुसूचित क्षेत्रों में भी वो पूरा हावी है और अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर तो उनका अधिकार ही बता है, संवैधानिक अधिकार। इसलिए इन चीज़ों को, इन महत्वपूर्ण मुद्दों, विद्यमान विधि की परिभाषा क्या है, सवाल आया था। इसलिए मुझे अपने आगे का काम प्रोग्राम नहीं दे करके इस विषय पर एग्जिस्टिंग लॉ के बारे मैं आज आप लोगों के सामने अपनी जो जानकारी है साझा किया। और हमारी जय धर्म में जोहार।